जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने लाइव आया हूँ। हालांकि कई बार इस बीच में लाइव आया, परंतु आपस में हम लोगों की बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन आज कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग एक बार आपस में बातचीत करें, क्योंकि कुछ ही माह बाद बीपीएससी की फिर पीटी एग्ज़ाम होने वाली है, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर बीपीएससी सहायक का भी शायद 41 सीट का वैकेंसी निकला हुआ है। मैं बीपीएससी सहायक रह चुका हूँ, काफ़ी अच्छी सर्विस है। बीपीएससी कार्यालय में ही रिटायरमेंट तक जॉब होता है, जॉब करना होता है, तो बहुत अच्छा जॉब है। और ऊपर वाले की दया से मेरा उस एग्ज़ाम में, जिसमें कि 25 सीट की वैकेंसी निकली थी, मैं 5वां रैंक लाया था बिहार में। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि इस वैकेंसी को बिहार लोक सेवा आयोग सहायक का जो है, उसके बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे नोटिस पे है वैकेंसी का। ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, शायद डेट बचा हो। आप लोग 41 सीट की वैकेंसी है, आप लोग उससे भरें और पूरी तैयारी करें। जब मैं भी 5वां रैंक ला सकता हूँ, तो आप भी उसमें अपने आप को एक स्थान बना सकते हैं। इतनी तो आत्मविश्वास होनी चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का जो लाइव है, उसका पहले मैं एक स्टूडेंट को किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से समाज में रहना चाहिए, किस तरह से उन्हें कानून व्यवस्था, नियम कायदे का पालन करना चाहिए, पहले थोड़ी सी भूमिका रहेगी। आप लोग जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ इसे शेयर भी कर दें, ताकि आपके भी मित्रगण हमसे जुड़ सकें और हम लोग आपस में बातचीत कर सकें। इसी मुद्दे पर मैं पहला पॉइंट पे ही डिस्कस करूंगा कि यदि हम स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं ये जान जाता हूँ, कोई दूसरा न जान पाए, मैं छुप के पढ़ लेता हूँ, कोई दूसरा न मेरी कॉपी करके मुझसे आगे निकल जाए, तो यह सबसे बड़ी भूल है उस स्टूडेंट के लिए, उसकी सोच के लिए। कारण क्या है कि जब आप ये सोचते हैं कि कोई मुझसे आगे न निकल जाए, तो आप बस 2-4 स्टूडेंट के बारे में जो आपके आसपास के हैं उन्हीं को टारगेट बनाते हैं, और उनसे जब पढ़ाई में आप आगे निकल जाते हैं तो फिर आप संतुष्ट होने लगते हैं। जबकि आपकी प्रतियोगिता नेशनल लेवल पे है। भारत के हर कोने से छात्र छात्राएं फॉर्म फिलअप करेंगे, अप्लाई करेंगे और बैठेंगे। तो आप अपने आसपास के छात्र छात्राओं को अपने से जोड़ कर एक ग्रुप बनाकर यदि उन्हें भी अपने साथ लेके चलें, आप जो भी सीखे उन्हें भी सिखाएं, या वो जो सीखे आपको भी सिखाए, कोऑपरेशन आपस में रहे, तो तरक्की ज़्यादा होगी। आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, संभावना बढ़ती रहेगी। तो सहयोग, कोऑपरेशन तो आपस में होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा वो जो पड़ोसी है वो ज़्यादा जान जाएगा। तो प्लीज़ शेयर करें, सबों को जुड़ने दें। खुली प्रतियोगिता अच्छी बात है और इसी में तरक्की आपकी होगी। आप लीडर का रोल अदा करें, आप आगे बढ़ें, बाकियों को साथ में लेकर चलें। बाकी जिसका जितना मेहनत होगा, और आगे बगल पड़ोसी यदि आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा आपको हमेशा परेशान कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है पढ़ाई में, तो आप भी तो कंपटीशन उसको पीछे करने के लिए आप कंपटीशन करेंगे, जोर लगाएंगे। अदरवाइज आप संतुष्ट हो जाएंगे कि मैंने जितना, सब आसपास के तो देख रहे हैं कि घूम रहा है और मैं तो पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे आज पढ़ा, मेरी पढ़ाई आ गई है, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा है
कि वो परेशान रहते हैं कि बगल वाला भी पढ़ रहा है। कुछ मेरे सहपाठी ऐसे रहे और उनका परिणाम भी उल्टा ही हुआ। और मेरी आदत रही कि मैं जो रात में पढ़ा या तो अपने कोचिंग के बच्चों के साथ शेयर किया, भले ही वो किसी क्लास का हो, भले ही वो 8-9 का हो। मैं उसे नेशनल इंटरनेशनल की कोई बात यदि मैंने कल रात में सीखी है तो मैं उसे एक ओवरलुक दे देता था, थोड़ा सा बता देता था, ताकि इसके ज़िंदगी में कभी काम आ जाए। और सोच ये जो है, ये ब्रॉड माइंडेडनेस होना चाहिए आपके अंदर, खुला सोच होना चाहिए। आपकी सोच संकुचित ना हो, नैरो माइंडेड ना हो, ब्रॉड माइंडेड आपको रहना चाहिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि आप एक जो अमूमन एक केस स्टडी है कि मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही शांत लड़का, बहुत ही जिम्मेवार लड़का, मेरे साथ वायुसेना में जॉब किया, ट्रेनिंग किया, नाम लेना मैं नहीं चाहूँगा इस जगह, लेकिन उनके साथ एक घटना हो गई। ज़मीन का विवाद था, वो छुट्टी पे आए हुए थे। उन्होंने मुझसे रात में सलाह लिया कि क्या करूं। मैंने कहा कि भू विवाद है, ज़मीन का विवाद है, घबराना नहीं है। आप एसपी साहब से मिलिए, डीआईजी साहब से मिलिए, वरीय पदाधिकारी से मिलकर अपनी बात रखिए, बार बार मिलिए, ईमेल करिए, कॉल कीजिए। डीजीपी साहब, हमारे जो आदरणीय डीजीपी साहब हैं, वो भी जनता दरबार लगाते हैं, वहाँ जाइए, पूरा रास्ता खुला हुआ है। सोशल मीडिया पेज है बिहार पुलिस का, जिला पुलिस का कंट्रोल रूम है, उस पर आप कॉल कीजिए, सोशल मीडिया पोस्ट पर आप कमेंट में डालिए, आपकी बात सुनी जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा, कल सुबह ऐसा ही करते हैं। लेकिन देखिए, बहुत जिम्मेवार लड़का, मुझसे ज़्यादा जिम्मेवार, मुझसे ज़्यादा पेशेंस, शांत, लेकिन सवेरे उसका पेशेंस खत्म हो गया। सवेरे वो उस खेत पर जहाँ विवाद था पहुँच गए और लड़ाई झगड़े हुए। और क्या हुआ आपस में, और आपस में जो विपक्षी था उसी में किसी ने चाकू चलाया और उसी पक्ष के एक लड़के के पेट में लग गया, जो पीएमसीएच में इलाज में चला गया। और पता चला कि उसी पे एफआईआर हो गया और उस सज्जन का एक भाई अरेस्ट भी हुआ और इन पे भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बस यहीं पे एक केस स्टडी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था के चंगुल में आप कब फंस जाएंगे कोई नहीं जानता। आपका अच्छा भला कैरियर तबाह हो जाएगा। ऑन द स्पॉट क्या आप एक्शन लेंगे, क्या अनहोनी होगी। उसने चाकू नहीं चलाया, जैसा कि मुझे पता चला, आपस में ही चाकू ये छिपा और उसी पक्ष के दूसरे व्यक्ति के पेट में लग गया। लेकिन आरोप तो अब इसी पे लगेगा प्रथम दृष्टया। परेशानी तो होगी, कुछ भी हो सकता है। रिटायरमेंट के बाद वो लोग बैंक में जॉब कर रहे हैं, उस पर भी आफत आ सकती है, यानी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है ज़मीन के टुकड़े के लिए। बस पेशेंस के साथ कानून का सहारा नहीं लिया, उसे जो मैंने बताया था। तो मैं आप लोगों से भी विनती करूंगा कि जब भी कोई ऐसी बात हो, पहले तो आप कानून को भंग करने की न सोचें, देर सवेर चंगुल में फंस जाएंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप कुछ करना चाहते हैं, यदि आपके घर में कोई बच्चे होनहार हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परहेज से रहें। और यदि अधिक परेशानी है तो वरीय पदाधिकारियों से बार बार मिलें, कोई आपको रोकता नहीं है, मिलें। अब बहुत आदमी टिप्पणी करेंगे, सर कॉल करते हैं सुनता नहीं है, थाना सुनता नहीं। अरे भाई, मैं तो वही बोल रहा हूँ, थाना नहीं सुन रहा है तो आप डीएसपी साहब के ऑफिस में जाएं, एसपी साहब से मिलें, डीआईजी साहब से मिलें, आप आदरणीय डीजीपी साहब से भी मिल सकते हैं। सबों के लिए दरवाज़ा खुला है। आप लोग लाइव भी देखते होंगे, जनता दरबार लगती है, खुलेआम बात होती है, एक्शन भी होता है, लेकिन हतोत्साहित न हो। दूसरा है कि पंगा लेना जानबूझकर। देखिए, ऐसी बात है कि बहुत बड़े बड़े अपराधी, वीरप्पन का नाम आपने सुना होगा, जिसके नाम 180 से ज़्यादा पुलिस के पदाधिकारी
पुलिस और अर्धसैनिक बल के पदाधिकारी और कर्मी की उन्होंने हत्या की थी। इतना बड़ा ड्रेडेड क्रिमिनल, इतना दुर्दांत अपराधी भी अंततः वही मौत मारा गया जो कोई नहीं चाहता। इनकाउंटर हुआ और जब अपराधियों की एज ढलती है, जब वो थोड़ा ज़्यादा उम्र के होते हैं, जोश जवानी का जोश खत्म होता है, फिर वो मारे जाते हैं, फिर वो गिरफ्त में आ जाते हैं, चाहे तो एंटी पार्टी का आवे, चाहे वो कानून व्यवस्था के चंगुल में फंस जाए। आप अपने आसपास, अपने राज्य, अपने जिला में भी उदाहरण देख रहे होंगे। इसीलिए कानून को तोड़ने का, कानून के प्रति सम्मान, मानता हूँ कि बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी कमियां खामियां भी इम्प्लीमेंटेशन में है। इसके बावजूद भी क्या हम लोग कानून व्यवस्था को ना माने, अपने हाथ में लें, तो फिर समस्या होती है। आपका चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह खराब होता है, आपका अटेंशन डाइवर्ट होता है, तो परहेज करना है। और कानून का रास्ता, इस कलम में काफ़ी ताकत है, मैं महसूस करता हूँ, आप भी महसूस करते होंगे। इसलिए क्या आप लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं? क्या अभी भी असर नहीं पड़ रहा है? अच्छा ठीक है, बाद में शेयर कर दीजिएगा। तो कोई आपका सवाल हो, मैं थोड़ा सवाल देखना चाहता हूँ। राकेश बाबू, जय हिंद सर। कहाँ गया? कहाँ लाइव गया हो? हाँ, आ रहा है, ठीक ठीक। सैयद अख्तर साहब, जय हिंद सर। कोई सवाल हो तो बताइए। किसी भी प्रकार की समस्या हो आपके साथ तो शेयर करें, मैं सवाल देख रहा हूँ। यदि एक बार में नज़र न जाए तो दोबारा भी आप शेयर कर सकते हैं। अब रही बात की तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, हमारी सोच के साथ जो समस्या है वो ये है कि सिविल सेवा की तैयारी, बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी बड़े बड़े शहरों में, पटना, दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद में ही होता है। बिल्कुल नहीं। जीता जागता उदाहरण मैं हूँ आपके सामने। और यदि आपको कोई डाउट है तो मेरा घर कटिहार चांदपुर में है, कुर्सेला के पास है, आप जाके वहाँ पता लगा सकते हैं। तो आखिर ये गांव के बच्चे जिनके घर में या रिलेशन में, संपर्क में कोई उतना गाइड करने वाला नहीं है, बिना ज़्यादा खर्च किए घर पे ही रह के कैसे तैयारी करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान लाखों रुपये में कोर्स बेच रहे हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है जो 2-3 साल से कोर्स कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं आप। मेरा जो मानना है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो कोचिंग में पढ़ने वाले भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, उनका स्वाध्याय काफ़ी हुआ है, उनका स्वाध्याय काफ़ी हुआ है, और वो स्वाध्याय करने के बाद कोचिंग वगैरह में जो टिप्स लिए हैं उनसे फ़ायदा हुआ होगा। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि मैंने कोई ऑफलाइन, ऑनलाइन कोई क्लासेस नहीं किया, कहीं से कोई नोट्स नहीं खरीदा, लगभग 1-2 मित्र के अलावे कोई खास गाइडेंस नहीं मिला, और कोई शहर का, यूनिवर्सिटी का वातावरण भी नहीं मिला। देखिए, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो सबों का जो पढ़ाने का टीचिंग मटेरियल होगा वो बुक से ही निकाला जाएगा।
तो बुक यानी किताब से आपका संपर्क ऐसे होना चाहिए। मैंने इधर एक वीडियो भी छोटा सा डाला हुआ था जिसमें कि मैंने कहा था कि 40 पेज पर डे मैं पढ़ता था। न पढ़ना है, न समझने की कोशिश करनी है, न याद करने की कोशिश करनी है, बस किताब को पढ़ते जाना है, पन्ना ख़त्म करते जाना है। देखिए ऐसा है, स्पेशली बीपीएससी की जब मैं बात करूं तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिहार स्पेशल यानी बिहार के बारे में विशेष जानकारी। तो स्पेशली 5-6 ही सब्जेक्ट काफ़ी होते हैं और हर सब्जेक्ट का, जैसे मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में 2-3 किताबों का मैं नाम लेना चाहूँगा, आप नोट कर सकते हैं। D.R. खुल्लर, बार बार मैं कहता हूँ D.R. खुल्लर मेरी ज्योग्राफी की पहली किताब हुई। बस 1440 या 44 कुछ पेज था, 40 पेज पर डे पढ़ना था। आप 30 पेजेज एक दिन पूरा रीडिंग डालें सुबह से शाम रात तक और देखें कि आप कितना टोटल पेज पढ़ पाए। छोटे मोटे बाकी घर के काम करते हुए आपने कितना पेज खत्म किया और उसको सेट करते हैं, या 5-6 पेज बढ़ा के अपना टारगेट सेट कर लें। यदि आपके पास 24 घंटे हैं तब आप ज़्यादा पेज भी सेट कर सकते हैं। बस हमने जो कहा, बुक पढ़ते वक्त बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि हमें कुछ याद करनी है या दिमाग में रखना है या कुछ समझना है, बस रीडिंग। और जब आप रीडिंग देते चलेंगे तो पेज भी खत्म होगा और जिस दिन किताब खत्म होगी, भले वो 20 दिन बाद हो, 25 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, आपको महसूस होगा कि आप अब कुछ जानते हैं। जैसे आपको महसूस होगा कि आप कुछ जानते हैं, कुछ बातें आपकी समझ में आई है, अब वो स्थिति आपकी ज्योग्राफी में नहीं रही जो इस किताब D.R. खुल्लर की स्टार्ट करने के पहले थी। अब बेहतर स्थिति है, तो एक पॉजिटिव साइन है और यही साइन चाहिए। फिर आप चाहें तो उसे रिपीट कर सकते हैं, इस बार कुछ दिन कम भी लगेगा। अदरवाइज यदि मन उगता कि हाँ एक सब्जेक्ट का यदि बुक उठा लिया D.R. खुल्लर तो दिन रात पढ़ के उसे ख़त्म करो। ये नहीं कि दिन में D.R. खुल्लर, शाम में कुछ और, रात में कुछ और, ऐसा नहीं है। कोई रूटीन मत बनाइए। बस D.R. खुल्लर ज्योग्राफी का ख़त्म करना है 20 दिन में, 25 दिन में, 1 माह में, 1.5 माह में, जो भी आपसे संभव है, रीडिंग मार के। फिर आप यदि फिर ज्योग्राफी की ही दूसरी किताब पढ़ना चाह रहे हैं कि थोड़ा और दूसरे राइटर का पढ़ें, तो मैं फिजिकल ज्योग्राफी में सजेस्ट करूंगा डॉक्टर सविंदर सिंह जी का बुक। वो मेरे बहुत अच्छे, समझिए कि राइटर ही मेरे गुरु है और मैं फेसबुक से भी प्रोफेसर सविंदर सिंह जी से जुड़ा हुआ हूं और मैं उनका कभी कभी क्लासेस देखता हूं। तो आप लोग सर्च कर लेंगे डॉक्टर सविंदर सिंह या सविंदर सिंह तो आपको मिल जाएगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी मैंने उनकी कम से कम 5-6 बार पढ़ी और उनसे ही ज़्यादा प्रश्न मैंने सॉल्व किया और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी मेरा रहा। तीसरी किताब जो मैं सजेस्ट करूँगा, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी किताब है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन आप शुरू में ना पढ़ें, मेरी सलाह रहेगी। उसे दूसरे तीसरे नंबर पे रखें, उसे उसके बाद पढ़ें, क्योंकि कॉम्पैक्ट चीज़ जब आप पढ़ेंगे पूरा, जिसमें ज़्यादा नहीं समझाया गया है, थीम दिया गया है, डेटा ज़्यादा है, तो फिर याद करने का प्रयास करेंगे, भूलेंगे, भटकेंगे, प्रेशर पड़ेगा दिमाग पे और आप थक जाएंगे। वैसी किताब पढ़े जब विस्तार से है। यदि बादल के बारे में चर्चा है तो इतना अच्छा से समझाया हुआ 10-20 पेज में है वो कि 20 पेज पढ़ने के बाद आपके दिमाग में बादल घूमना शुरू कर दे, चक्रवात बिल्कुल समझ में आए। तो कहानी के रूप में पढ़ने के लिए मैं कहता हूँ कि वो मोटी मोटी किताब आप लें। तो D.R. खुल्लर, उसके बाद आप सविंदर सिंह जी का बुक,
फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद आप स्पेक्ट्रम का ज्योग्राफी लें और ये 3 किताब खत्म करें 3 माह में। 2.5 से 3 माह में खत्म होगा। यदि आप 40 पेज मेरी तरह लेके चलेंगे, मैं सुबह से शाम तक ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि जॉब, सुबह कोचिंग, शाम कोचिंग, तो मैं बस 7 o'clock शाम से 1 o'clock तक, यानी 5-6 घंटे रात में ही जो हो, और छुट्टी के दिन मैं मेकअप करता था। ऐसा नहीं है कि मैं गेस्ट के साथ बातचीत नहीं करता था, ऐसा नहीं है कि मैं कोई शादी ब्याह में अटेंड, हाँ गया आया, अटेंड भी करता था। अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके कान में ईयरफोन लगा के, और बारात में भी बैठा हूँ तो वहाँ भी सुन रहा हूँ। वो जीके का अपनी वॉइस में रिकॉर्ड मेरी रहती थी। एक एक चीज़ मैं 5-6 बार बोला हुआ होता था। लोग सोचते होंगे कि शायद गाना सुन रहे हूँ, लेकिन मैं वहाँ देख रहा था और सुन रहा था। रिक्शे पे भी यदि ऑफिस जा रहा हूँ, 15 मिनट लगा और मैंने रिक्शे वाले को 30 रुपये दिया, तो रिक्शा पे पढ़ने के लिए भी मेरी पतली पतली किताब, इस टाइप की किताब पतली, जो कि आराम से मेरे हाथ में रह सके, और रिक्शा वाला बुक अलग होता था। मेरा टारगेट होता था कि अच्छा 15 मिनट है, कदम कुआं से चले हैं, तारामंडल पहुंचना है, 15 मिनट, 2-3 जगह है, डाक बंगला वगैरह पे रुकी जाती है। तो मैं न दाएं देखता था न बाएं, बस टारगेट होता था कि कम से कम दरमियान में 2 से 3 पेज पढ़ लें। आते वक्त 3 पेज, जाते वक्त 3 पेज, 6 पेज। यदि मैं 250 दिन भी साल में ऑफिस गया तो जो जोड़िए 250 गुना 6, 1500 पेज, मतलब एक मोटा सा DR खुल्लर ख़त्म हो गया रिक्शा पे 1 साल में। एन अचीवमेंट। और मुझे पता भी नहीं होता था बगल में कौन आके रुका। मैं देखना भी पसंद नहीं करता था, बस रिक्शा पे बैठा, टारगेट होता था 2 से 3 पेज जल्दी ख़त्म करो। ऑटो पे भी मैं पढ़ लेता था, क्योंकि दिन में ऑफिस आना जाना, ट्रैवलिंग, तो समय इस प्रकार निकालना पड़ता था। फिर आप यदि घर पे रह रहे हो तो फिर कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। घर के 2-3 घंटे काम करते हुए भी आप पढ़ सकते हैं। शपथ लेना होगा, ड्रीम में लाना होगा कि मुझे कुछ करना है, बहानेबाजी एक साइड। अब फिर हिस्ट्री की बात करूंगा मैं। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। हाँ, ज्योग्राफी में ठीक है। हिस्ट्री में आप स्टार्टिंग एक कर सकते हैं, भारती भवन प्रकाशन का जो आधुनिक भारत, मध्यकालीन, प्राचीन यूरोप का इतिहास, ये सब है। भारती भवन पब्लिकेशन की बहुत पतली पतली, ज़्यादा पतली नहीं है लेकिन अच्छी किताब है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ज्योग्राफी के स्टाइल में शुरू करना चाहते हो तो आप BD महाजन की किताबें, थोड़ी हैवी बुक है, बहुत अच्छा नॉवेल टाइप लिखा हुआ, उपन्यास टाइप, कहानी बहुत अच्छे से, और वो मज़ा भी आपको आएगा। बहुत अच्छा वर्णन है। जो भी चैप्टर पढ़ेंगे तो लगेगा फिल्म की तरह सामने चल रहा है, और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो BD महाजन के तीनों इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, इंटरेस्टिंग थोड़ा मध्यकालीन और मॉडर्न लगेगा, तो आप मध्यकालीन से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर मॉडर्न लीजिए, आधुनिक, BD महाजन। उसके बाद आप वही भारती भवन की किताबें फिर पढ़ सकते हैं सेकेंड राउंड में। थर्ड राउंड में स्पेक्ट्रम को मैं थर्ड पे ही रखता हूँ, क्योंकि जब आप कुछ समझे होंगे, जब आपका बेस बना होगा, तो स्पेक्ट्रम, फास्ट रिवीजन और आंसर कैसे लिखना है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर NCERT की बात नहीं कर रहे, तो मैं कबूल करता हूँ कि मैंने NCERT की किताब नहीं पढ़ी। NCERT की किताब नहीं पढ़ पाया। अब NCERT किसके लिए है? जिनको जड़ से क ख से स्टार्ट करना है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको बेसिक्स सीखना है तो इसी डिटेल्ड में आप सीख जाएंगे। यहाँ सारे 10-10 NCERT घुस रहे हैं ना। ये DR खुल्लर में कितने NCERT प्रवेश कर रहे हैं? PhD तक के लोग पढ़ सकते हैं ना। तो फिर ये क का पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, ये स्टेप क्यों पकड़ना?
तो इसीलिए मैं डायरेक्ट कहता हूँ डी आर खुल्लर का ज्योग्राफी पढ़ें, बी डी महाजन की हिस्ट्री पढ़ें। अब फिर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडर्न का एक बिपिन चंद्रा की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, वो पढ़ें। प्राचीन में जाएंगे तो रोमिला थापर की किताब है, और पढ़ें। बहुत सारी और किताबें हैं, लेकिन बी डी महाजन से आप स्टार्ट करें। अब जैसे राज्य व्यवस्था की मैं चर्चा करूंगा, तो राज्य व्यवस्था में संविधान को समझना, संसद को समझना, हमारी जो विधायिका है, कार्यपालिका है, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये कोई रामायण महाभारत रामचरितमानस और नहीं है कि बहुत हमारे घरों में पाठ होता हुआ है। नया बना हुआ है, 60-70 साल हुआ है, और अभी भी घरों में संविधान की चर्चा नहीं हो पाती। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग लूसेंट में रट उठ लेते हैं, फिर सोचते हैं हम संविधान जान गए। इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए संविधान के पहले आत्मा को पकड़ने के लिए मैं जो सजेस्ट करूंगा वो ये है, सुभाष कश्यप साहब का, जो कि एक बहुत बड़े अधिकारी, जो संसद में अधिकारी रहे। और आइए इंस्पेक्टर साहब, वेलकम। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, समझ गए। तो संविधान की यदि आप चर्चा को बढ़िया से समझना चाहते हैं तो सुभाष कश्यप की 2 किताबें हैं, हमारा संविधान और हमारी संसद। हमारा संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर पार्लियामेंट, हमारी संसद, 2 किताब। हमारा संविधान हिंदी में हमारा संविधान, हमारी संसद इंग्लिश में आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर पार्लियामेंट। और ज़्यादा हैवी बुक नहीं है, 400 पेज होगा, 300-400 पेजेज होगा। आप 15 दिन में ख़त्म कर देंगे। बस मैं क्या कह रहा हूँ कि किताब पढ़ते वक्त न समझना है, न याद करने का प्रयास करना है, न कहीं अटकना है। बस प्रतिदिन 40 पेज पढ़ डालना है। जैसे हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, या फिर मुस्लिम लोग कुरान की आयतें पढ़ते हैं, उसी तरह से बस पढ़ देना है। और किताब जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन आप, गारंटी है कि कम से कम 25% तो समझे होंगे, बिना समझे। जब रिवीजन करेंगे तो 50% से 60% चला ही जाएगा। और जब तीसरी रीडिंग मारेंगे तो 70, 80, 90 तक जाएगा, और वहीं पे क्वालिफाई आप कर जाइएगा, बिना समझने का प्रयास किए, बिना याद किए, बिना नोट बनाए, बिना शॉर्ट नोट बनाए। तीसरे राउंड में जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ शॉर्ट कुछ पॉइंटर्स लिख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है तो एक रजिस्टर में डेट आप नोट कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें, ताकि एग्जाम के समय आप उस रजिस्टर को केवल रिवाइज कर लें तो पूरी किताब रिवाइज हो जाएगी। एक लाइन लिखा और 1 पेज का रिवाइज हो गया। ये आप तीसरे राउंड में, फर्स्ट सेकेंड राउंड में तो कभी नहीं करें, नहीं तो गाड़ी वहीं अटकेगी, कोई किताब आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। फिर इस किताब से मन उकताएगा, दूसरा किताब उठाएंगे, कीचड़ा सारा, चारों तरफ पोस्टर देखते हैं स्टूडेंट, इधर ये पोस्टर, उधर वो पोस्टर, और मुंह देखो तो सूखा हुआ, पीटी नहीं हुआ, 2 नंबर से छूट गया, 3 नंबर से ये हो गया, तो इस बार जो है तकदीर खराब हो गया, कुछ नहीं किया आपने। बस ये किताब आप खत्म नहीं कर पाए, जब शुरू करो तो उसे खत्म करो। पेज गिनो, फर्स्ट डे कितना पेज है, 1000 पेज है, 40 पेज पर डे मीन्स 25 दिन। 25 दिन से 26 दिन नहीं होना चाहिए, 24, 23 दिन, 20 दिन में आप खत्म करिए। बस पढ़ डालिए और दूसरे राइटर का बुक उठाइए उसी चैप्टर का। सुभाष कश्यप, मैंने पॉलिटी की बात की, राज व्यवस्था, हमारा संविधान, हमारी संसद। कोई सवाल नहीं आ रहा है, आप लोग शेयर करिए। राहुल जी अररिया से, चंद्रकांत जी समस्तीपुर, प्रिंस सिंह कहाँ से हैं भाई, सैयद अख्तर जी। तो कानून व्यवस्था का पालन, कानून का पालन, संविधान समझोगे तब न करोगे। तो संविधान को समझना है, सिविल सर्विसेज
इसका मेन थीम है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं और अनाप शनाप लिख कर आ जाते हैं। उसे समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जरा देखना। संविधान को हटाओ एक साइड, तो भारत के राष्ट्रपति हट गए, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महोदय सब उसी से हैं, सब संवैधानिक पोस्ट है, थाना तक उसी से है, कानून व्यवस्था सारी चीजें। और मान लो कि भारत से ये सारी चीजें हट जाए अभी, तो जो थोड़ा सा बगल में बलशाली आपका दिख रहा होगा वो आपको कैप्चर पहला करेगा, आपको मार डालेगा, काट डालेगा, क्योंकि वो सोचेगा कुछ रोकने वाला थाना तो है नहीं, डीएसपी एसपी गया, सब संविधान के साथ साइड, जेल भी खत्म। अब फिर वो जो बंधु आपको पीट करके और आपका जमीन छेके, उसको पीटने के लिए फिर बाहर से आ रहा है, फिर उनको पीटने के लिए तीसरा आ रहा है। यही तो मध्यकाल में हुआ कि एक राजा कितनों ही बड़ा हुआ, कोई आक्रमणकारी बाहर से आए, उनको कूट कर ले गए, वो उसको पीट रहा है, उसको हरा रहा है। उसका कल तक राजमहल में हंसी होती थी और आक्रमण हुआ, कत्लेआम हो गया। आज वैसी स्थिति तो नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी, आप जो भी हासिल करते हैं बहुत हद तक सुरक्षित होता है, चाहे कोई भी हो, कितने बड़े भी आप ताकतवर इंसान हो, आपकी प्रॉपर्टी यदि संविधान नहीं है, आपकी शांति, आपकी इज्जत छीन जाएगी। इसलिए इसका इज्जत करना है। अब रही बात इसमें कुछ कमी बेसी हो तो संशोधन भी होता है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया भी पढ़ेंगे आप जब सुभाष कश्यप का पढ़ेंगे। अब संशोधन करवाइए, होता है ना संशोधन, उसकी एक विहित प्रक्रिया है। कुछ संसद में लोकसभा, राज्यसभा, कुछ राज्यों के भी विधानसभा मिलकर संशोधन करते हैं, तो प्रक्रिया है, होगा, धीरे धीरे सब होगा। अब है, जब आप वो सुभाष कश्यप साहब का पढ़ लिए तो एक और मैं सलाह देना भूल गया कि प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, वो सारे सब्जेक्ट का एक सेट होता है, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग। फर्स्ट में मैंने वही सेट लिया था, 1700-1800 रुपये में आया था सभी सब्जेक्ट का, और एक बार वो भी ले लीजिए, उसको भी पढ़ डालिए, साथ ही साथ बीच बीच में उनका भी स्टडी करिए। तो प्रतियोगिता दर्पण की जो राज व्यवस्था अतिरिक्तांक है बहुत मस्त है तो बहुत पतली, लंबी चौड़ी है लेकिन पतली है, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, तो वो पढ़ें। और सारी किताबें हैं। अब आप, एक कौन सी बुक है जो संविधान के लिए बार बार रेफर किया जाता है, कोई लिखें जरा, संविधान के लिए आप कौन सी किताब पढ़ते, मैं भूल गया। हालांकि वो मैं किताब नहीं पढ़ पाया, क्या है वो, कोई लिख रहे हैं कि नहीं, वो किताब मैं नहीं पढ़ पाया, इसलिए नाम याद नहीं है। तो सुभाष कश्यप साहब का जब मैंने पढ़ा, डीके बसु का है, और एक लक्ष्मीकांत की किताब अक्सर लोग पढ़ते हैं, और मैं कबूल करता हूं कि मैंने एक पेज भी नहीं पढ़ा। अब गलती हुई कि क्या हुई तो सामने है क्या कि लक्ष्मीकांत साहब की भी जो किताब है वो स्पेक्ट्रम स्टाइल में ही है, बड़ी कम्पैक्ट है। सुभाष कश्यप साहब का पढ़ने के बाद पूरा ब्रॉड हो जाता है। बीपीएससी वगैरह में डिटेल्स ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत है। पूरा डेटा से आप भर देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लगेगा कि आपने याद करके डेटा भरा है। आपको समझना है, पूछेगा कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, आप क्या समझते हैं, जिसे हम मौलिक अधिकार, मूल अधिकार हिंदी में कहते हैं। तो कुछ लोग वही जैसे वहाँ दिया हुआ है लिख रहे हैं, लेकिन आपको समझना है मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो मूल मीन्स जड़, मनुष्य के रूप में जन्म जब हमने लिया धरती पर तो उसी समय हमें मिलना चाहिए। जिस देश में ऐसा अधिकार जनता के साथ नहीं है, जनता को नहीं है, जैसे एक बोलते हैं जीने का अधिकार,
तो क्या जन्म लेने के बाद हमें जीने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। और यदि माँ भी अपने गर्भ में आए हुए बच्चे की हत्या करती है, गर्भपात कराती है, तो वो भी भारतीय कानून के तहत दंडित होती है, अपने बच्चे को कोख में मारने से भी, क्योंकि वो बच्चा जन्म ले चुका है, धरती पे नहीं आया है लेकिन उसका पदार्पण हो चुका है और हमारी संविधान उसकी भी रक्षा करती है। कुछ जैसे एक समानता का अधिकार, तो बोले ठीक है, कहाँ है समानता का अधिकार? रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह तो है, ठीक है। जरा देखिए कि एक समाज में एक उच्च स्तर के परिवार से आया हुआ लड़का, भले वो आर्थिक रूप से गरीब हो, लेकिन उसकी मदद के लिए बहुत सारे लोग रेडी होते हैं, उसके संपर्क में बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार में होते हैं जो उनको राह दिखा देते हैं, उनकी मदद कर देते हैं। वो किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे समाज के वैसे भी तबके हैं जो आर्थिक रूप से हो सकता है कि वो थोड़ा सबल हो, लेकिन जब वो किसी से मदद मांगने या मिलने जाएगा तो वहाँ पे उनके लिए थोड़ी सी सामाजिक बंदिशें है। तो इसी आधार पर थोड़ी सी यहाँ पे समान लोगों के बीच समानता का अधिकार, जैसे दो लड़की है तो दो लड़की के बीच समानता का अधिकार होना चाहिए कि दोनों को 1 किलोमीटर दौड़ा के बिहार पुलिस कराना है पास, क्वालिफाई। ये नहीं कि एक लड़की को 150-1500 मीटर और एक लड़की को 1 किलोमीटर। ये हो गया विषमता, समानता नहीं हुई। दोनों लड़की है तो दोनों को दौड़ाओ 1 किलोमीटर, जो फर्स्ट करे वो पास, जो आगे बढ़े वो पास। दो लड़का है तो उनको 1600 मीटर दौड़ाओ, यानी कि एक लड़का को 1600 मीटर, एक लड़का को 1500 मीटर। यही बात हुई। तो यहाँ कुछ विवाद है, कुछ समस्या है, आपको यही तो समझ कर एग्जाम में लिखना है। इसका सॉल्यूशन आप क्या देते हैं? समस्या है, आपको सॉल्यूशन भी बताना है साथ साथ, तो आप पहले समझोगे तब ना। तो इसीलिए ये हो गई हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का मैंने डी.आर. खुल्लर साहब का बोला, हिस्ट्री का बी.डी. महाजन साहब का बोला, पॉलिटी का मैंने सुभाष कश्यप साहब का बोला, फिर लक्ष्मीकांत साहब का बोला, प्रतियोगिता दर्पण का बोला। बस मेन थीम मेरा ये है कि 40 पेज से 50 पेज पर डे, और न समझना है किताब को, न रटना है, न कुछ। कोई सवाल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करें। अब है कि भाई अखबार कौन सा पढ़ना चाहिए? देखिए, सिविल सेवा में जा रहे तो अंग्रेजी थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए और आती भी होगी, बस हिम्मत करना है। तो इस बहाने अंग्रेजी थोड़ी ठीक भी हो जाएगी। शुरू में थोड़ा डिक्शनरी वगैरह आपको देखना पड़ेगा। आप जो मैंने पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस मैंने रेगुलर पढ़ा, और जब मैं एयरफोर्स में था तो उस समय से मैं इंडियन एक्सप्रेस बेंगलुरु से स्टार्ट किया। और जब मैं गांव में पढ़ाई कर रहा था तो लैपटॉप लिया, लैपटॉप पे वहाँ तो कोई मैगजीन, कोई किताब तो आएगी नहीं ऐसी, तो वहाँ पे मैं लैपटॉप पे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इसका एडिटोरियल बीच में कुछ ऑप एड है ये पढ़ा। फिर फ्रंट लाइन मैगजीन जो द हिंदू ग्रुप की है, फ्रंट लाइन बहुत अच्छी किताब है। तो इस बहाने में अंग्रेजी सीखता भी गया। शुरू में थोड़ा सा संघर्ष हुआ, लेकिन उसके बाद फ्रंट लाइन ठीक ठाक समझ में आने लगा। तो फ्रंट लाइन मैगजीन। अब हिंदी की बात करें तो आप प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स पढ़े, फिर अभी नया नया कौन सा आया है वो घटना चक्र, मैंने तो नहीं पढ़ा था कभी, तो वो सब भी पढ़ सकते हैं। दृष्टि का अच्छा है, वो भी पढ़े। जनसत्ता एक अखबार है, मैंने उतनी पढ़ी नहीं है, फिर भी ठीक ठाक लगा, एक आध पेज पढ़ा है। लेकिन मेरा था इंडियन एक्सप्रेस, मैं दिल्ली वाले एडिशन को मंगाता था। उस समय पटना में 6 रुपये पीस आता था। अभी जमालपुर में जुबली वेल पर एक दुकान है, वहाँ पे आती है वो 12 रुपये में अभी दे रहा है। तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। फ्रंट लाइन मैगजीन द हिंदू ग्रुप का फ्रंट लाइन मैगजीन है, वो सफिशिएंट है करंट टॉपिक के लिए, ज़्यादा नहीं कुछ सोचना है। साइंस एंड टेक के लिए देखिए, जो अप्लाइड साइंस एंड टेक पूछा जाता है तो
आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें साइंस का उपयोग कृषि में कैसे करें, दुग्ध उत्पादन में कैसे करें, तो कुछ इस टाइप का है। तो साइंस एंड टेक का जो है वो स्पेक्ट्रम का भी पढ़ें। और बाकी पीटी की तैयारी आपकी इन सारे तरीके से जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ पढ़ने से पीटी की तैयारी तो आपकी 90% हो जाएगी। जब 10-15 दिन 1 महीना एग्जाम हो तो करंट अफेयर्स वगैरह की किताबें लेकर उसे 2-4 बार पढ़िए तो करंट अफेयर्स में भी 15-20 मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। और डिटेल्स में पढ़ने का मतलब होता है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये बायो, इसका भी तो ये भारती भवन का 9-10 की जो किताब है वो पढ़ डालिए। 9-10 भारती भवन, क्योंकि मैं कोचिंग चलाता था तो 9-10 का तो मैं मेरे दिमाग में हमेशा रहा तो ज़्यादा समस्या नहीं होती थी। लुसेंट को भी एग्ज़ाम पीटी एग्ज़ाम के समय आप 10 दिन देख सकते हैं। अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। क्योंकि मेरा बेस इतना ठीक ठाक था कि मैं देखता नहीं था, मैं करंट अफेयर्स 10 दिन पढ़ता था ताकि मेरा। और पीटी में ये मत कभी सोचो कि टॉप करना है। यदि पीटी में टॉप कर गया तो मेंस गायब होगा। पीटी में बस क्वालिफाइंग से थोड़ा 10-5 मार्क्स आगे रहें ताकि क्वालिफाइंग निश्चित रहे, क्योंकि पीटी का स्टाइल कुछ अलग किस्म का है। और मेंस के लिए आपको ज़्यादा डिटेल में शांत चित्त से पढ़ना है, बिल्कुल वो मेडिटेशन टाइप है और आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। और फिर भी बातें होंगी, आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, फिर आप लोग से रूबरू जल्दी ही होंगे। अच्छा लगा कि आप लोग से मैं कुछ लंबे अरसे बाद मिला। जय हिंद, शुभ रात्रि।